Unacademy. Let's crack it. सर आपने जैसा बताया पॉलिटी, इकोनॉमी और आईआर, तो सर इनके कुछ बेसिक सोर्सेज वगैरह अगर बच्चे शुरू करना चाहें। यार देखो, एक पॉलिटी में बहुत सारी किताबें हैं वैसे तो, और कई तो बड़ी लोकप्रिय भी, उनको लोकप्रियता का स्टेटस भी मिला हुआ है, भारत रत्न टाइप किताबें। बट मैं आपको एक साधारण सी किताब बोल रहा हूँ जिसका नाम है आर पॉलिटिकल सिस्टम बाय सुभाष कश्यप। यस सर, पढ़िए। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये नहीं पढ़नी, हम तो लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत से ही सब कुछ आता है। हमने सुना ये है कि लक्ष्मीकांत जो है वो बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहब है, कुरान शरीफ है। मैं आपको कह रहा हूँ सुभाष कश्यप। अब सुभाष कश्यप को समझने की कोशिश कीजिए यार, मैं उनको नहीं जानता, ठीक है ना, मैं उनसे कभी मिला हूँ, पर अगर मैं सुभाष कश्यप का नाम ले रहा हूँ तो कहीं बच्चे को ये इंडिकेशन नहीं आना चाहिए कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कि इसको रॉयल्टी मिल रही है उनका नाम लेके। मेरे को कुछ रॉयल्टी नहीं मिल रही यार, मुझे रॉयल्टी मिलेगी अगर आप आईएएस बन जाओगे ना, तो मेरे को दिल से खुशी मिलेगी। सुभाष कश्यप की किताब के दो फायदे। पहला फायदा ये है कि यार लैंग्वेज बड़ी सरल, कोई नॉलेज ना रखने वाला आदमी भी पॉलिटी की यदि वो किताब पढ़ ले, आर पॉलिटिकल सिस्टम में, तो वो नॉलेज अच्छी रख सकता है। बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है यार कि सुभाष कश्यप की वो किताब जो है वो भारत सरकार पब्लिश करती है। यस सर। एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट। यस सर। आप सरकारी एग्जाम की तैयारी करो और एक सरकारी सोर्स की किताब अगर आप पढ़ोगे जो भारत सरकार खुद निकाल के बोल रही है आपको कि ये पढ़ो, तो आप मुझे आप बताओ कि उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी या किसी निजी आदमी की कोई फालतू किताब की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी? यस सर। तो जहां पर सरकारी किताबें अवेलेबल हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स में है भैया उनको पकड़ लो। जहाँ नहीं है वहां पर विकल्प देंगे, लेकिन जहाँ अवेलेबल है सबसे पहला सुभाष कश्यप। सुभाष कश्यप की किताब को आप पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद आपको एक फंडामेंटल नॉलेज मिल जाएगी। अब जैसे महाराष्ट्र में क्राइसिस चल रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए अगले 2-4 हफ्ते में टिप्पणी दे देता है कि भाई स्पीकर को बोल के कि आप जो है असेंबली को जो लेजिस्लेटर्स आए थे उनको डिस्क्वालीफाई कीजिए, शिंदे ग्रुप वाले, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यार बच्चे को एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं मालूम, जिसने नई नई तैयारी चालू करी है उसको वो डिफेक्शन सब नहीं समझ आ रहा। वहाँ पे वो डिफेक्शन को डेफिकेशन देख रहा है, उसको वो लग रहा है कि डेफिकेशन क्या हो गया, पॉलिटी में डेफिकेशन। स्वच्छ भारत कहाँ से आ गया? स्वच्छ भारत आ गया यहाँ पर। अगर आपने सुभाष कश्यप पढ़ी होगी ना, आपको एंटी डिफिकेशन, ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, आपको साथ ही में जो एंटी डिफेक्शन लॉ का 10 शेड्यूल है वो क्यों आया, कैसे आया, उसका भारत में क्या क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी जो बैकग्राउंड नॉलेज है ये क्लियर होगी। तो आप एंटी डिफेक्शन को एंटी डेफिकेशन नहीं पढ़ोगे, और फिर वो बैकग्राउंड नॉलेज के बाद जब आप ये आर्टिकल पढ़ोगे शिंदे ग्रुप वाला डिस्क्वालिफिकेशन का ना, यस सर, तो आपको समझ आएगा। बिल्कुल फर्क ही है सर। लेकिन जैसे कि अब जैसे आपने बताया जो कुछ लोकप्रिय बुक्स हैं जिसमें जैसे कि लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, पीएम बख्शी, इस तरह की किताबें, तो सर ऐसा तो नहीं फिर बच्चे फोमो फील करें कि दे फील लेफ्ट आउट, कि भाई हर बंदा एक तो... आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। एक कई बार बच्चे मेरे को कहते हैं कि सर सुभाष कश्यप की किताब तो अपडेट भी नहीं हुई, वो तो 2011 में लास्ट अपडेट हुई थी। यार मैंने आपको क्या बात बोली यार, सुभाष कश्यप की किताब जो है वो फंडामेंटल नॉलेज की किताब है, बेसिक नॉलेज के लिए। आप उसके बाद अखबार जब पढ़ोगे तो अखबार से आपका करंट अपडेशन होगा। और आज की डेट में जिस किताब को आपने बाइबल का स्टेटस दे रखा है ना, उसमें भी कुछ करंट नहीं है बाय द वे। जिसको आप 750 रुपए का खरीद के आते हैं ना, जिसको 4 करोड़ की रॉयल्टी आप पहुंचा रहे हैं साल की, उसके पास में भी कोई करंट अपडेशन नहीं है उस किताब में। उस किताब का लेटेस्ट एडिशन में तो 370 तक नहीं था, उसका एप्रोगेशन तक नहीं दिया। ओके सर, तो ये अनफॉर्चुनेट चीज है। लेकिन सर जैसे जितने भी टॉपर्स वगैरह की वीडियो में बच्चे देखते हैं सर, तो सर उसमें तो वही वाली जो आप बोल रहे हैं बाइबल की तरह बुक उसी को कोट करते हैं, तो सर बच्चे फिर ये नहीं फील करेंगे कि जब टॉपर्स यही पढ़ रहे हैं तो? देखो मैंने आपको वही बोला यार कि जितने ज्यादा लोगों को सुनोगे उतनी ज्यादा दिक्कत है। लेकिन सर जो उस पाथ पे सक्सेसफुल हुए उनकी क्रेडिबिलिटी भी तो बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है, फेस वैल्यू। पर मैं हमेशा जैसे ये बोलता हूँ कि भाई देखो हर बंदे का किताब पढ़ने का एक प्रोसेसिंग करने का तरीका अलग होता है। हाँ सर। आप अगर कोई किताब पढ़ेंगे और मैं अगर कोई किताब पढ़ूंगा तो आप सेम किताब को अलग नजरिए से देखेंगे, मैं अलग नजरिए से देखेंगे। बिल्कुल सर। अब कोई भी टॉपर अगर है तो वो ये बात बोल देगा कि मैंने ये फलानी किताब पढ़ी। यस सर। पर आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि कोई टॉपर कभी ये नहीं बोलेगा कि मैंने ये किताब ऐसे पढ़ी। दूसरा सबसे बड़ी बात देखना कि वो टॉपर कभी ये बात भी नहीं आपको बताएगा कि मैंने ये किताब को ऐसे पढ़ के ऐसे नोट्स बनाए और आज के सेमिनार के बाद ये नोट्स भी आपको दूंगा। कभी टॉपर ने नोट्स बांटे? 2 या 4 टॉपर है। मनोज जिंदल एक लड़का है, नितिन सांगवान एक लड़का है। मैंने छोड़ के इन लोगों को और किसी हार्डली 1-2 लोगों को इनके सवाए किसी को नहीं देखा। नितिन सांगवान ने तो अपने सारे नोट्स ऑप्शनल के भी दे दिए उसने। यस सर।
और ये चीज़ हमारे टाइम पे हुई थी, जब मैं तैयारी करता था तो डॉक्टर अद्दप्पा कार्तिक हुआ करते थे, उन्होंने सारे नोट्स अपने पब्लिकली दे दिए थे फोटोकॉपी की दुकान पे कि जाओ जाके ले लो। अच्छा। और दूसरा एक लेडी थी मोना पुरुथी जो रैंक 1 आई थी उनसे पहले 2007 बैच की, ओके। उन्होंने भी अपने इंग्लिश लिटरेचर के दे दिए थे। एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की दीपिका गोयल करके एक ऑफिसर थी जिसका रैंक 2 आया था, उन्होंने भी सारे अपने नोट्स दे दिए। गिने चुने हैं भाई हाथ से। कोई टॉपर आपको ये प्रोसेसिंग कैसे करी किताब की नहीं आता है। बिल्कुल सर। तो वो फोमो वाला पॉइंट नहीं आता है, क्योंकि वो आपको सिर्फ ये बोल रहा है मैंने ये पढ़ी। पढ़ोगे आप कैसे और पढ़ूंगा मैं कैसे, और आप कैसे और मैं कैसे पढ़ूंगा, सब में फर्क है सर। बिल्कुल। तो ये चीज़ बिल्कुल सर। तो इकोनॉमी के लिए, पॉलिटी के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आप सुभाष कश्यप का किताबों का सहारा लीजिए। उसकी पहली किताब आर पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पढ़िए। वो खत्म हो जाए तो उसकी दूसरी किताब एक आती है आर कॉन्स्टिट्यूशन, वो पढ़िए। दोनों बड़ी अच्छी किताब है, आप जेन्युइनली पढ़ेंगे आपको दिल से बहुत तसल्ली मिलेगी पढ़ के। ओके सर। और आप उन किताबों को एक बार पढ़ के देखिए, आपको खुद फर्क समझ आएगा कि लक्ष्मीकांत पढ़ के यदि आपको अगर एक मान लीजिए कोई कंसेप्चुअल और कोहेरेंस नहीं मिल रहा था तो वो चीज़ आपको सुभाष कश्यप में मिलेगी। अच्छा, एक प्रॉब्लम और भी है, मैंने ये कई लोकप्रिय किताबों में ये भी देखा कि ऑथर अपने प्रेरोगेटिव से जो है नैरेटिव बनाते हैं। अब जैसे जो लोकप्रिय किताबें होती हैं उसमें पहले पार्लियामेंट आ जाएगा, फिर स्टेट आ जाएगा, फिर सडनली अमेंडमेंट आ जाएगा। यार कॉन्स्टिट्यूशन तो इस तरीके से नहीं लिखी हुई, वो कैसे लिखी, एक एक पार्ट में लिखी है ना। तो सुभाष कश्यप भी एक एक पार्ट में पूरी डिजाइन है। तो जब आप पहला पार्ट पढ़ते हो, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फिर सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट, फिर डीपीएसपी, फिर यूनियन, फिर स्टेट, तो एक कोहेरेंस बनता है, एक नॉलेज बनती है। बिल्कुल सर। तो आपको उस तरीके से वो पूरा बेस बनाते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा, इकोनॉमिक्स के लिए जनरली वैसे तो किताबें बहुत है, एनसीईआरटी की किताब भी अच्छी है, बट एनसीईआरटी की किताब में प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो डेटा है बड़ा पुराना है, तो बच्चा रिलेट नहीं कर पाता है उसको, और अपडेट नहीं हुई वो किताब। एक किताब आती है संजीव वर्मा करके, यस सर, अच्छी किताब है, कंसेप्चुअली साउंड किताब है। ओके। और वो खुद भी एक टीचर थे पहले, अब तो उनका निधन हो गया, और बड़े लोकप्रिय टीचर थे। उनका लोकप्रियता भी इस कारण से थी कि वो किसी को भी इकोनॉमिक्स समझा सकते थे। ओके। तो आईआईटी में उन्होंने मतलब 16-16 घंटे के लेक्चर लिए थे। अच्छा। नॉन स्टॉप लेक्चर चले थे, मैराथन टाइप के। और उस दौरान उन्होंने, जब वो आईआईटी में बच्चों को यूपीएससी की इकोनॉमिक्स पढ़ाने जाते थे, तो वहाँ से पढ़ के इकोनॉमिक्स बहुत सारे बच्चे आईएएस बने। और फिर उन्होंने सर को प्रेरित किया कि सर आप किताब लिखिए। तो उनकी एक किताब आती है संजीव वर्मा की इंडियन इकोनॉमी, अच्छी किताब है और हर जगह मिल जाती है आपको। उस किताब को आप पढ़िए। उस किताब में आपको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और वो किताब से आपका इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके। और यदि एक बार वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाते, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इकोनॉमी की न्यूज़ को पढ़ने में दिक्कत है। बिल्कुल। तो सर एनसीईआरटी का बिल्कुल भी मेरे हिसाब से कोई रेलेवेंस नहीं है जब तक एनसीईआरटी को भारत सरकार अपडेट नहीं करती। ओके सर। क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी जो लास्ट 2005 वाली अपडेटेड है, वो सरकार भी अब आप देखिए 20 साल 22 साल हो गए, वो अपडेट नहीं हुई है। तो वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ के कुछ लॉजिक नहीं है। इकोनॉमी वैसे भी डायनेमिक चीज है, बहुत डायनेमिक। और जब से 2014 से नई सरकार आई है बीजेपी की, इन्होंने इकोनॉमी को एक नई दिशा दी है। तो वो नई दिशा को कैप्चर किसी किताब ने नहीं किया है। बिल्कुल सर। संजीव वर्मा की किताब में अच्छा कैप्चर है, वो ठीक है किताब। ओके सर। तीसरा, आईआर के लिए मेरी खुद की भी किताब आती है, पर मैं जनरली ये नहीं बोलूँगा आपको कि भाई मेरी किताब पढ़ो। मैं लेकिन आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उस किताब को एक बार जाके दुकान पे देख लो, आप कोई एक खड़े होके चैप्टर उसका पढ़ लो। यदि आपको रेजोनेट करता है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार इस किताब से ये पढ़ के चैप्टर इंडिया पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, यूएस हुआ, कोई भी चैप्टर आप देख लीजिए, यदि आपको वो रेजोनेट करता है तो आप लीजिए। अगर आपको नहीं रेजोनेट करता तो मत लीजिए। बिल्कुल। अगर नहीं लेनी है तो फिर क्या, तो फिर मैं कहूँगा कि इग्नू के नोट्स पढ़ लीजिए। ओके। पर उसमें फिर समस्या यही होगी कि वो पुराने हैं, अपडेटेड नहीं है। तो बेस नोट्स आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी आप रेफर करें, कोई इशू। ओके। हाँ, ये बात सही है कि किसी शॉप पे जाके इंडेक्स देख के 10-5 मैं मिनट लगा के कोई भी यार हमेशा बच्चों को ये बात बोलता हूँ, और ये मैं इसलिए क्लैरिफाई भी करना चाहता हूँ कि लोग ना क्या करते हैं, जनरली किताबें सुन के खरीद लेते हैं। अब जैसे मैंने आपको अभी किताबें बताई, मैंने कहा यार सुभाष कश्यप लेनी है, मैंने आपको कहा संजीव वर्मा लेनी है। मैं तो अभी भी इस मोमेंट पे भी आपको कहता हूँ, मेरे कहने पे मत जाइए, आप खुद दुकान पे जाओ, आप सुभाष कश्यप खोल के देखो, आप दूसरी कोई पॉलिटी की किताब जिसको आप लोकप्रिय मानते हो उसको खोल के देखो, और आप एक काम करो, आप वही चैप्टर सुभाष कश्यप से खड़े होकर पढ़ो और उसी चैप्टर को दूसरी किताब से पढ़ो। आपको अगर फर्क दिखे
तो सुभाष कश्यप लो, नहीं दिखे तो फिर जो अपने मन से लेनी है ले लो। हाँ बिल्कुल सही यार। देखो थोड़ा ना कष्ट करना पड़ता। बिल्कुल सर। अब आदमी को क्या है कि लेटे लेटे बिस्तर पे टांग टेढ़ी करके ऊपर करके लेटा हुआ, वहां पर वो लगा के कान के अंदर बाली सुन रहा है, स्पून फीडिंग हो जाए, और उसको लग रहा है कि वहीं से बस सुने और तुरंत अमेज़न खोले और किताब मंगा लिए और हो गया IAS। ऐसे नहीं होगा यार। करेक्ट। मैं तो अपनी क्लास में भी, अनअकैडमी में जब प्लस क्लासेस भी लेता हूँ, मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि यार बुक शॉप पे जाओ। मैं तो कई बार जब इनफैक्ट मेरी भी कोई किताब आती है तो मैं किताब के बारे में बताता हूँ, और मैं कभी नहीं बोलता कि यार मेरी किताब खरीदो। मैं उनको ये कहता हूँ कि तुम जाओ दुकान पे, ये किताब आ गई, तुम देख लो, स्पेंड करो, समझो। अगर तुम्हें रेजोनेट करता है, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं लैंग्वेज है आसान है, क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के समझ आ रहा है कि ये किताब से आंसर हो रहा है, नॉलेज मिल रही है, तब लो। अगर तुम्हें लगता है कि कामचोरी है किताब में, मत लो, डोंट बाय। बिल्कुल, पर थोड़ा कष्ट आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पॉलिटी, इकोनॉमी और IR, इन तीनों से स्टूडेंट को जनरली स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट बड़े कोर सब्जेक्ट हैं, और ये 3 सब्जेक्ट अगर आप इससे शुरुआत करते हो तो न्यूज़पेपर्स की अंडरस्टैंडिंग 80% हो जाएगी। बिल्कुल सर। और मेरा मानना ये है कि ये 3 सब्जेक्ट को आप 3 महीने में खत्म कर सकते हो। तो जब आपने प्रिपरेशन चालू करी, प्रिपरेशन चालू करने के 3 महीने तक न्यूज़पेपर मत पढ़ो, न्यूज़पेपर 3 महीने बाद चालू करो। पर अब कई लोगों के मन में ये रहता है कि सर वो जो 3 महीने का छूट गया वो कैसे? देखो छूट गया तो छूटता कुछ नहीं हुआ, क्योंकि UPSC जनरली प्रीलिम्स में भी पिछले 7-8 महीने पहले का करंट पूछती है, और मेंस में भी लगभग 7-8 महीने पहले का। अगर आप 24 की तैयारी कर रहे हो मान लो, तो 24 का अगर मान लीजिए प्रीलिम्स एग्जाम जून में होता है, क्योंकि आई थिंक मई में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन होंगे, तो मई में इलेक्शन के दौरान तो नहीं होगा UPSC प्रीलिम, जून में होगा। अगर सेकेंड वीक ऑफ जून में भी अपन लोग टेंटेटिवली लेके चलते हैं, तो उस केस में आपको करंट अफेयर इस साल अगस्त सितंबर से आना चाहिए प्रीलिम के लिए। लेकिन सर जैसा अभी UPSC का ट्रेंड देखा है पिछले 2-3 सालों से, 1.5-2 साल का वो लोग करंट भी पूछने लगे। नहीं, पूछने को तो अगर आप ऐसे कहो तो यार 5 साल पुराना भी आता है, ठीक है, पर वो 1-2 सवाल से लेके उसको हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए, और फिर बाद में वो कवर अप हो ही जाएगा कहीं ना कहीं वो आपको रिपीट मिल जाता है, उसका रिपीट हो ही जाता है। बिल्कुल सर। तो इस कारण से आप पहले 3 महीने जो है अपने ये 3 सब्जेक्ट से यार फंडामेंटल अच्छा हो, ये 3 सब्जेक्ट का फंडामेंटल एक बार आप बना के देखो, आपको जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट के फंडामेंटल से आपको ये समझ आएगा कि इसके बाद जब आप न्यूज़पेपर खोलोगे ना, आप एक उस तरीके से न्यूज़पेपर को समझ पाओगे जो एक UPSC आपसे चाहता है। बिल्कुल। तो ये है सर। और न्यूज़पेपर कैसे आपने बताया कि अभी शुरुआत से नहीं पढ़ना, 3 महीने पहले बेस बना लो, फाउंडेशन बना लो इन सब्जेक्ट से, फिर आप न्यूज़पेपर्स को उठाओ ताकि बेटर उसे अप्रिशिएट कर पाओ न्यूज़ को। तो सर न्यूज़पेपर को जब पढ़ेंगे बच्चे तो कैसे पढ़ें, उससे नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि आजकल इतनी मंथली कंपाइलेशंस आ गई हैं सर डिफरेंट। देखो मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि यार न्यूज़पेपर आपको खुद पढ़ना, और खुद पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ के आपको नोट्स भी अपने खुद बनाना। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा एक केवियट मैं लाऊंगा आपके लिए कि जनरली एक टेंडेंसी होती है बच्चों में आज की डेट में, और आई थिंक बहुत सारे लोग प्रचार भी इसका बहुत करते हैं कि आप जो है डिजिटल नोट्स बनाइए। मैं इस चीज़ के बड़े खिलाफ हूँ। नॉट दैट कि मेरे को कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी से कोई दिक्कत है, बट मैं इसके खिलाफ क्यों हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एंड आई थिंक आप रेजोनेट करोगे जो मैं बोल रहा हूँ। UPSC आपको एक टेक्नोलॉजिकली इलिटरेट आदमी उसको चाहिए। अब जब मैं ये बात बोलता हूँ कि UPSC एक टेक्नोलॉजिकली इलिटरेट अधिकारी मांग रहा है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि यार जब आप मेंस एग्जाम देने जाते हो तो आपका मेंस एग्जाम एक पेन और पेपर टेस्ट होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वहाँ पर आपको टैबलेट नहीं दिया जाता और कंप्यूटर पे नहीं बिठाया जाता GMAT की तरह। बिल्कुल सर। अब दिक्कत क्या होती है कि जब आप टेक्निकल नोट्स, डिजिटल नोट्स बनाते हो ना, अच्छा डिजिटल नोट्स में 2 दिक्कतें। पहली दिक्कत क्या आती है कि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि बच्चे अपने कंप्यूटर में 10, 12, 15 फोल्डर बना लेते हैं। अखबार खोलते हैं, कंपाइलेशन होते हैं, कट कॉपी पेस्ट करके उनको वर्ड फाइल्स में डाल देते हैं। पहली बात तो आपने अपने ब्रेन का प्रोसेसिंग कभी किया ही नहीं, ना उसको ट्रेन किया कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करे, रीड करे। आपने देखा अच्छा ये आर्टिकल, ये 10 बुलेट पॉइंट्स कट पेस्ट, और फिर उसी का रिवीजन करते गए। तो आपके ब्रेन ने कभी प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं करी, और वो नहीं करने की वजह से मेंस तो कभी नहीं होगा, प्रीलिम चाहे आप पार कर जाओ 2-3 साल बाद। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि जब आप टेक नोट्स बनाते हो, आप अपने आप को हैंड रिटन नोट्स बनाने की ट्रेनिंग नहीं दे रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है जिसने मेंस एग्ज़ाम दिया, मैं उनका नाम नहीं शेयर करूँगा, बट उनका एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा जिसकी वजह से आप समझेंगे। उन्होंने मेरे को आके बताया मेंस एग्जामिनेशन के बाद
वो कहती हैं कि सर मेरा मेंस एग्जाम जो है मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैंने कहा भाई क्यों नहीं हो पाया, आपको तो प्रश्न आते थे या नहीं आते? तो बोली नहीं सर मेरे को सारे प्रश्न आते थे, 20 के 20 आते थे। मैंने बोला यार फिर क्यों नहीं किया? बोली सर आप मानेंगे नहीं, बड़ी स्टूपिडिटी हो गई। मैंने बोला क्या हुआ बताओ? बोली सर मैं टैबलेट पे लिखती थी, जब आप क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग टैबलेट पे नोट्स बनाते हैं, वो पेन लेके जो होता है ना आईपैड, और वो पेन लेके स्टाइलस लेके। तो मैंने बोला फिर? बोली सर नोट्स बनाने के टाइम पे बार बार डिलीट करना पड़ता था, कभी वो ऊपर से कलर चेंज करना पड़ता था। बोली सर आप मानेंगे नहीं कि जब मैं मेंस एग्जाम में बैठी ना तो मैं आंसर शीट को ऐसे लिख रही थी और हर 30 सेकंड के बाद मेरा हाथ ऊपर जा रहा था। कंडीशनिंग हो गया था यार। करेक्ट सर। ये बच्चा समझ ही नहीं रहा है, ये मेंटली जो कंडीशनिंग हो गया यार, उसकी वजह से उस लड़की का आप सोचिए बेचारी का मेंस नहीं हो पाया। एंड शी न्यू ऑल द क्वेश्चन, ये डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको मेरिट लिस्ट में टॉप में होना चाहिए था। उसकी जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, बट आप सोचिए कि कितना बड़ा ये इशू हो गया। बिल्कुल सर, सही बात है। और उसके केस में ये हुआ कि उसने ये गलती करके सीखा और उसने तुरंत अब हैंड रिटन नोट्स चालू कर दिए। तो यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ यार कि पहले दिन से वो करो जो यूपीएससी मांग रहा है, वो मत करो जो आपके लिए कन्वीनियंट है। आपके लिए कन्वीनियंट है ये बात करना कि भाई हमने टेक नोट्स बना लिए, डिजिटल नोट्स बना लिए। अच्छा, बड़ी मूर्खता की बात करते हैं लोग यार, कहते हैं कि सर टेक नोट्स बनाने से ना नोट्स अपडेट जल्दी हो जाते हैं। यार अगर तुम लूज A4 शीट्स पे नोट्स बनाओगे तो क्या वो अपडेट नहीं होंगे? देखो तुम बहाने ढूंढ सकते हो काम चोरी के, क्योंकि कष्ट क्या है हैंड रिटन नोट्स बनाने में कि आपको टेबल और चेयर पे बैठना पड़ेगा। और डिजिटल नोट्स में ना ये कष्ट नहीं है, वो आप मेट्रो में चलते चलते, बस में बैठे बैठे, ऑफिस के अंदर बैठे बैठे कट कॉपी पेस्ट कर लिए, बिस्तर पे लेटे हुए कट कॉपी पेस्ट कर लिए ना। जब तक आप इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे ना, एग्जाम में पास नहीं करोगे। बिल्कुल। लेकिन सर मतलब मुझे ऐसा लगता है सर टेक्नोलॉजी से चीज़ें सिंप्लीफाई भी होती हैं अगर आप उसको सही राइट फ्रेम ऑफ माइंड से यूज़ करें। देखो जहाँ तक यूपीएससी का डिमांड है, मेंस एग्जाम का डिमांड है, जब तक मेंस एग्जाम आईपैड भी नहीं होता तब तक हम भी आईपैड से थोड़ा दूर रहें तो मेरा मानना अच्छा है। बिल्कुल सर, है ना? क्योंकि वो करो यार जो यूपीएससी चाह रहा है, आपसे मांग रहा है। जब वो कराएंगे तो जब वो मेंस एग्जाम आपसे आईपैड पे कराएंगे, अगर इतने टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड यूपीएससी वाले हो गए तो कर लीजिए आप भी, फिर कौन रोक रहा है? बिल्कुल सर। जैसे मैं मेंटोर करता हूँ जब बच्चों को, तो सर बहुत सारे डाउट्स ऐसे आते हैं कि बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने में 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो सर उसके लिए कितना, पहली बात तो टाइम, ऑप्टिमल टाइम का कुछ होता है सच? पहले तो ये कि कुछ होना चाहिए एक मिनिमम टाइम या मैक्सिमम टाइम, और या कैसे न्यूज़पेपर को कवर किया जाए, किसको एलिमिनेट किया जाए, किस न्यूज़ को पकड़ा जाए? देखो न्यूज़पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है? मैं आपको बताता हूँ कि यदि कोई आदमी अगर ये कह रहा है ना मुझे 2 से 3 घंटे लग रहे हैं, तो वो आदमी इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा, वो झक मार रहा है। अब आपको सुन के ये थोड़ा आश्चर्य लगेगा और मैं थोड़ा कठोर भी बोलता हूँ क्योंकि वो चुभती है बात, पर मैं सत्य बोल रहा हूँ। आपको अगर न्यूज़पेपर में 2 से 2.5 घंटे लग रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर में वो भी चीज़ें पढ़ रहे हो जो पढ़ने लायक नहीं है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि सर पढ़ें क्या? पढ़ो वो जो सिलेबस है। अच्छा, अब मैं जनरली बच्चों को क्या कहता हूँ कि यार 4 पेज का सिलेबस है मेंस एग्जाम का, आधे पेज का सिलेबस है प्रीलिम एग्जाम का। मैं उनको ये कहता हूँ कि यार ये 4.5 पेज का जो सिलेबस है ना, इसको आप पहले रट्टा लगाओ। अब रट्टा लगाने का मतलब ये है सर कि एक एक शब्द, एक एक कॉमा, कि कौन से शब्द के आगे कॉमा लगाए और कौन से शब्द के आगे सेमीकोलन लगाए ना, ये तक आपको रट्टा लगाना है। बिल्कुल यार इतनी कमिटमेंट नहीं है लोगों में। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। अगर मैं आज की डेट में किसी आदमी से नए ओल्ड राजेंद्र नगर में जहाँ पर वो चाय के वहाँ पी रहे होते हैं, अगर लड़कों से पूछूं ना वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस सुना? सर वर्ल्ड हिस्ट्री, सर फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। अरे ऐसे आदमी को थप्पड़ मारने का मन करता है। बिल्कुल सर, ये कोई सिलेबस है? आपको सिलेबस क्या है यूपीएससी का वो नहीं पता है यार। 4.5 पेज की कमिटमेंट चाहिए सर आपसे। सर वो तो सिलेबस तो छोड़िए, ये नहीं पता लोगों को IR पेपर 2 में आता है कि 3 में आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट पेपर 3 में है कि 2 में, मतलब आपको उसके बारे में भी एक चीज बताता हूँ। पहले तो 4.5 पेज का सिलेबस हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी ना आपको एक कामचोर वर्ग मिलेगा। अब जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार 4.5 पन्ने का रट्टा लगा लो, ये भी नहीं करेंगे। इसमें क्या करते हैं बच्चे, कहेंगे सर हमने सिलेबस को दीवार पे चिपका दिया। तो यार दीवार पे एक काम करो, अपना फोटो चिपका के एक हार भी लगा दो उसके साथ मरा हुआ, क्योंकि 4 साल में तो तुम मर जाओगे, यूपीएससी तो नहीं निकलने वाला, मौत ही होगी। अच्छा, फिर क्या कहेंगे, कई लोग कहेंगे कि सर हमने ना सिलेबस को हम टेबल पे रखते हैं, हम रेगुलरली खोल के देखते हैं। यार देखो, मैं ना इन प्रकार के विद्यार्थियों को ना यूपीएससी लायक नहीं मानता, ये नालायक कैटेगरी के। लेकिन ये लायक पता है किसके हैं? जिसको इन जैसे विद्यार्थियों से धंधा करना। क्योंकि यही जो नालायक आदमी है ना,
इसी से धंधा निकल धंधा रहा है। करने में। ये रिजल्ट नहीं लाएगा कभी, ये कामचोर है। बिल्कुल सर। 4 पेज का सिलेबस अगर वो आप नहीं अपने याद जहन में और खून में नहीं बसा सकते, और आपको हम्म। चलते फिरते अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया ना IR का सिलेबस बता, वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस बता, इकोनॉमी के 16 टॉपिक बता, और अगर आपको नहीं पता ना यार, आप जिंदगी में झक मार रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, सोच के सुन के बुरा लगेगा बट ट्रूथ ऑलवेज पिंचेस, ये रियलिटी बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सही बात है। और अगर आप सिलेबस याद कर लोगे ना, हम्म, उसके बाद अखबार खोलोगे, आपके दिमाग में वो न्यूरॉन फायर ही वो करेगा कि यार ये सिलेबस के ये टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल है, पढ़ना है। वो फिल्टर आउट हो जाएगा। और ये फिल्ट्रेशन ऐसी होगी कि आपको प्रतिदिन 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा अखबार में। और 1 घंटे में से 40 मिनट आर्टिकल को आइडेंटिफाई करने में, और 20 से 25 मिनट उसके हैंड रिटन नोट्स बनाने में। पूरा प्रोसेस 1 घंटे का। पर यहाँ पर नंबर 1 वो 1 घंटे का 3 घंटे हो रहा है। नंबर 2 फिर वो किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं जहाँ पर कुछ डेली अपलोड हो रहा है, वो कोई मतलब ऋषि मुनियों के मुंह से निकले हुए वेदा आ रहे हैं वहाँ पर। फिर वो वेदाओं को हम बैठ के नोट्स बना रहे हैं उनके, उनको कोई पुराण की तरह पूरे भर रहे हैं। करेक्ट सर, करेक्ट। आप नहीं कर पाओगे यूपीएससी। बिल्कुल सर। सारा गेम आपके ऊपर निर्भर है यार, आप कितनी मेहनत खुद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये आप पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बाकी जैसे सर आपने बताया नोट्स बनाने के लिए, तो फिर आजकल जैसे सब रेडीमेड आपको हैंडआउट्स मिल जाते हैं, कंपाइलेशंस मिल जाती है मैं कोचिंग्स की, तो क्या ज़रूरत है, या जैसे आज 90s में 2000 में लोग अपने नोट्स बनाते थे, क्या आज उतनी ज़रूरत है या यार? आप मुझे एक बात बताओ कि हमारे टाइम पे मैं जब तैयारी करता था, मैं कोई बहुत मतलब बूढ़ा आदमी नहीं हूँ यार, नहीं 12 साल पहले ही तैयारी अपनी छोड़ी थी। हमारे टाइम पे कोई बुकलेट नहीं होती थी करंट अफेयर की, ना कोई कंपाइलेशन। सर इधर ही में बहुत ज्यादा एकदम रेवोल्यूशन आ गया। ये रेवोल्यूशन नहीं आया, ये एक्चुअली ये कामचोरी को जस्टिफाई करने का एक नजरिया आया, ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप स्पून फीडिंग में होता है ना कि भाई बच्चे को पहले चम्मच से खाना खाना सिखाइए, फिर उसके बाद अब तो ये हालात हो गया है कि मतलब बच्चे को इन्होंने लूला बेबी समझ रखा है कि हम वो सुबह उठेगा उसका मुंह में लैक्टोजन के चम्मच तक भर भर के डालेंगे। देखो ये प्रकार का जो विद्यार्थी है ना, ये इस एग्जाम के लिए नहीं बना। मैंने आपको बोला ये विद्यार्थी सिर्फ धंधा लाएगा, ये रिजल्ट नहीं लाएगा। आपको डिसाइड करना है आप रिजल्ट वाली कैटेगरी में हैं या जिनको मैं एक शब्द बोलता हूँ नेशन बिल्डर कैटेगरी में। अच्छा, ये नेशन बिल्डर मैं इनको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये 4 से 5 साल क्या करते हैं बेचारे, इस इकोसिस्टम में फंसे रहते हैं, जीडीपी जनरेट कर देते हैं। हाँ, क्योंकि यार ये 4 से 5 साल क्या है ना कि अलग अलग कोचिंगों में जाके अलग अलग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, कभी क्रैश कोर्स लगा रहे हैं, कोई एनरिचमेंट लगा रहे हैं, तो इनसे क्या हो रहा है, इनका धंधा, ये देश चला रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, ये रेंट पे कर रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं, मटेरियल जीरोक्स करा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो इनसे क्या हो रहा है, भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था इन पे निर्भर है। ये भारत का 1% है जीडीपी का। ये बहुत बड़ा नेशन बिल्डर कम्युनिटी है हमारा, ये रिजल्ट वाला कम्युनिटी नहीं। क्योंकि जो आदमी रिजल्ट देगा ना आपको, और जो आदमी IAS बनने आया है यहाँ पर, वो पहले दिन से समझेगा कि यार मुझे करना क्या है। वो अर्जुन की तरह अपनी आंख एकदम जो है ना मछली की आंख की तरफ ही रखेगा। बिल्कुल सर। वो ये चीज़ों से डिविएट नहीं है, और उसको मालूम है कि मुझे यही करना है और वो यही करेगा। बिल्कुल सर। तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर रखनी है यार कि अखबार का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखो करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, आप उनको इस तरीके से लेके चलिए कि दे विल सप्लीमेंट योर नॉलेज। बट अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि करंट अफेयर की कोई क्लास है वो ही कर लेंगे तो इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना है, वो गलत है। मैं भी करंट अफेयर पढ़ाता हूँ पे, मेरे को 2 साल हो गए पढ़ाते हुए। पर आप मेरी क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखिए और मेरे बच्चों से भी बात कीजिए, मैं उनको हमेशा ये बात बोलता हूँ, मेरे करंट अफेयर से पढ़ाया हुआ नहीं आया, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और मेरे साथ भी करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो करंट अफेयर की क्लासेस को भी अगर आप कर रहे हैं या सप्लीमेंट कर सकते हैं, सप्लीमेंट कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। और 99% जनता करती है सब्स्टिट्यूट करती है। उसको लगता है कि करंट अफेयर क्रैश कोर्स आ गया तो ये सब्स्टिट्यूट हो गया। बिल्कुल सर। तो ये नहीं होगा, बिल्कुल सर, एग्जाम ऐसे नहीं पास होता। यस सर। सर जैसे एक बहुत बड़ा डाउट लोगों के मन में आता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा चूज करें बच्चों के मन में। वो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले वो इस चिंता में रहते हैं कि कौन सा ऑप्शनल लेना है। लगभग 5-6 डाउट्स रोज मेरे पास ही क्या आते हैं कि ऑप्शनल क्या चूज करें, कौन सा लें, क्या ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल बनाएं, या जो मार्केट में चल रहा है कुछ ऐसा कुछ चल रहा है ऐसा लें। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यार ऑप्शनल जो है अनफॉर्चुनेटली लोग बड़ा लाइटली भी लेते हैं। यस सर, वो मेक और ब्रेक है सर मेंस का। हाँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ लाइटली लेते हैं क्योंकि लोग क्या करते हैं ना कि वो मार्केट में आके हवा की दिशा देखते हैं। यस सर। क्योंकि उनको लगता है कि ऑप्शनल जो है वो एक पतंग है कि छत पे जाके देख रहे हैं कि भैया पतंग को इस तरह से पकड़ के, जो होता है ना बच्चा देखता है ऐसे ही, हवा इस तरफ को है या हवा इस तरफ को है या इस तरफ को है, तो उस तरफ वो कन्ने डाल के पतंग उड़ा लेता है सब। तो ऑप्शनल इन्होंने वो बना रखा है
कि भैया ये ऑप्शनल आजकल चल रहे हैं। और मार्केट में भी ना कई लोग आपको मिलेंगे प्रचार करने वाले, जिनका काम है प्रोपोगेंडा और जिनका काम है आपसे पैसा निकलवाना। तो आपको यही बातें बोलेंगे, आज ना ये ऑप्शनल ले लो तुम, ये फलाना ऑप्शनल बहुत चल रहा है, ये फलाना ऑप्शनल बहुत चल रहा है। अब यार लड़के को मान लीजिए नॉलेज नहीं, उस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, बट उसने क्योंकि चल रही है इसलिए उसने ले लिया, भेड़ चाल में कि चलो भेड़ चाल में ले लिया। अब भेड़ चाल का अगर हिस्सा बनेंगे तो भेड़िया ही बनेगा, सही बात है। हाँ वो लीडर तो बनोगे नहीं। करेक्ट। ऑप्शनल चूज करने का सबसे सरल तरीका ये होता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज करने से पहले ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में। फिर दूसरा नंबर 2 स्टेप होता है कि उस के ऑप्शनल के लिए जो किताबें हैं उन किताबों को जाके एक बार मार्केट में खोजिए। बुक लिस्ट तो आजकल मिल जाती है हर जगह, किताबों को खोजिए, किताबों को देखिए कि भैया क्या कह रही हैं वो ऑप्शनल की, क्या वो आप पढ़ के समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और फिर ये देखो कि यार ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कि क्या आप इनको आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। प्रॉब्लम क्या आती है ना कि कोई भी बच्चा इस पूरे प्रोसेस को करता नहीं। 60-70% बच्चे जो है, पहली बात तो वो हवा वाले हो जाते हैं, हवा से इंस्पायर हो गए, सर ये हवा चल रही है तो ये ले लेते हैं। अच्छा, एक वर्ग ऐसा भी है जो इससे भी इंस्पायर हो जाता है कई लोगों के आर्ग्यूमेंट से, कि जैसे कई लोग मार्केट में प्रोपोगेंडा ये भी करते हैं कि भाई हम जो ऑप्शनल पढ़ाएंगे, हमारे ऑप्शनल पढ़ाए वैसे बाहर कुछ नहीं आएगा नहीं कुछ। यार अगर एक आदमी आपको इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोल रहा है कि मेरे पढ़ाए हुए से तुम्हारे को इस ऑप्शनल में कुछ बाहर नहीं आएगा, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले उस बच्चे को, उस आदमी से ये पूछना चाहिए कि फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप आइए इसको नहीं। अगर तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे ऑप्शनल के नोट्स पे, तो तुम यहाँ झक क्यों मार रहे हो लोगों को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तुम अभी तक कहीं सेक्रेटरी लगे होते भारत सरकार में। बिल्कुल सर, सही। तो देखिए ये सब ना मार्केटिंग के तरीके हैं, ठीक है। ये प्रोपोगेंडा से आप बचिए, आपको ऑप्शनल चूज करना है इंटरेस्ट से। अच्छा सर, ये इंटरेस्ट में भी सर एक फैक्टर है, मैं भी ये बोलता हूँ। तो अब इंटरेस्ट कैसे चूज करें? मतलब 22 सब्जेक्ट है ऑप्शनल लिस्ट जो यूपीएससी देती है, अब हमें कैसे पता है इंग्लिश लिटरेचर में ऑप्शनल में हमारा इंटरेस्ट नहीं है? अब यार देखो, निकालने वाला किसी भी ऑप्शनल से निकालता है। अगर कनिष्क कटारिया ने रैंक 1 प्राप्त किया मैथमेटिक्स से, तो वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखता है। बिल्कुल सर, ठीक है। अगर नंदिनी केआर ने रैंक 1 प्राप्त किया कन्नड़ लिटरेचर से, तो वो लिटरेचर से प्राप्त करती है। यस सर। तो पहली बात तो यार हर ऑप्शनल में नंबर मिलते हैं। यस सर। ये नैरेटिव में मत फंसिए सबसे पहले कि सर ये लिटरेचर ऑप्शनल में नंबर नहीं आते, या साइंस ऑप्शनल में नंबर नहीं आते, या ज्योग्राफी में नंबर नहीं आते, या सोशियोलॉजी में, सब में नंबर आते हैं। नंबर आते हैं बेटा आपकी तैयारी से, नंबर आते हैं आपके आंसर से। अगर आप आंसर में काम चोरी करेंगे, अगर आपको ये लगता है कि 2 महीने 3 महीने ऑप्शनल पढ़ लिए या चंद किताबें पढ़ ली और उन किताबों से पढ़ के ऑप्शनल हो गया, तो आप मूर्ख। यस सर। कई लोगों को तो ये भी रहता है यार कि कई लोग ने ऑप्शनल हो जाएगा, मतलब मेरे पास भी ऐसे क्वेरीज आते हैं। सही बात है। सर अगर हम सिर्फ ये नोट्स पढ़ ले तो ऑप्शनल हो जाएगा। यार कैसे हो जाएगा? बिल्कुल सर। वो जो सर ऑनर्स लेवल का सब्जेक्ट है, जो ग्रेजुएशन में 3 साल कवर करा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो उसको आप 3 महीने में कैसे सोच रहे हो? आप सोच रहे हो कि 3 महीने में कैसे कर लो? बिल्कुल सर। उसमें एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डेप्थ चाहिए, बिल्कुल इंटरलिंकिंग चाहिए, मल्टीपल बुक्स चाहिए सर। बिल्कुल मेरा भी ऐसा मानना है सर। बाकी सर जैसे एक आपने बताया कि इंटरेस्ट के अलावा दूसरा फैक्टर आपने सर क्या बोला अभी? मैंने कहा कि यार बुक्स की जो स्टडी होती है ना, जाके पहले आपको दुकान पर खड़े होकर वो करनी। लेकिन सर उसमें ये एक दिक्कत है कि बच्चा किस ऑब्जेक्ट में जाके, मतलब देखो ऑप्शनल आप पहले दिन नहीं चूज कर सकते। अगर आप आज तैयारी करने आए हो, आपने अगर मैथमेटिक्स का ग्रेजुएशन किया और अगर आप आज से तैयारी कर रहे हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि 21 अप्रैल से मैं तैयारी करूंगा तो 22 अप्रैल को मेरा ऑप्शनल ये है। बिल्कुल। आप 1 महीना दो यार, स्टडी करो, पेशेंस रखो, थोड़ा जीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ो, थोड़े या तो जीएस के सब्जेक्ट पढ़ो या फिर जाके रोज रिसर्च करो। ये खड़े होके चाय की दुकान पे बकबक करना, लोगों से फालतू का ज्ञान करना, या वो यूट्यूब पे बैठ के अनशंट वो रॉयल एंट्री की वीडियो देखने से अच्छा है कि ये काम करो जो आपके करियर में बनाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रोज जाके बुक शॉप पे खड़े हो जाओ, कोई बुक शॉप वाला मना नहीं करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। रोज जाके खड़े हो जाओ उसकी दुकान पे, खड़े होके उससे रोज एक ऑप्शनल की एक किताब निकलवाओ, देखो, पेपर रखो सामने, आधा घंटा वहाँ बनाओ, दुकानदार आपका फ्रेंड बन जाएगा। बिल्कुल सर। कल को आपको ज्यादा डिस्काउंट दे देगा अगर जब आप किताब खरीदने जाओगे, अगर इतना समय लगाते हैं। बिल्कुल सर। सर बिल्कुल सही बात है। जैसे रेदर देन की 3-4 साल बाद आप जाके ऑप्शनल चेंज करो, शुरू में 1-2 महीना दे दो ना भाई, थोड़ी रिसर्च कर लो, थोड़ी स्टडी कर लो। मैंने आपको यार एक चीज सिंपल बोल दी ना कि आपने जितना भी डिस्कशन अभी तक हमने किया है, ये सर मैंने एक ही पॉइंट पे एम्फसाइज ये किया कि कार्य आपको खुद करना, कंफर्ट जोन से आपको बाहर खुद आना। बिल्कुल सर। अगर आपको ये है कि भाई सुबह मैं उठूं और मेरे को बिस्तर पे लेटे लेटे कोई नहला दे, तो उससे यार आपकी शरीर की शुद्धि नहीं होगी। बिल्कुल सर। आपको खुद उठ के जो है अपने पीठ से लेकर टांगों तक हर जगह साबुन खुद ही लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। उसके लिए झुकना भी पड़ेगा और उसके लिए अपनी हाथ को भी पीछे लेके जाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आप।
बिल्कुल सर। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया हैं और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हैं। दोस्तों, जो विद्यार्थी 2024 या 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी लेके आया है एक बहुत ही यूनिक ऑफर, जिसमें आज की डेट में हम आपको 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर आप 2024, 25 या 26 की तैयारी करते हैं, ये डिस्काउंट आपको आइकॉनिक और आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल के सब्सक्रिप्शन दोनों पे मिलेगा। दोस्तों, PAV IAS कोड का प्रयोग करके इस सब्सक्रिप्शन को लीजिए